हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आंसर राइटिंग की सीरीज में आपका बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे जिस आंसर राइटिंग सीरीज की बात कर रहे हैं, इस ये आंसर राइटिंग सीरीज यूपीएससी और फॉर द पीसीएस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पहले तो यहाँ पे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस पीसीएस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि पीसीएस का एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बात करते हैं जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं। नए ओल्ड स्टूडेंट्स वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें 2-3 मिनट, कुछ न्यू स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। हम अप्रोचेस पे बात करते हैं। हम अप्रोचेस पे बात कर रहे हैं और उन अप्रोच जिस भी अप्रोच को फॉलो करते हैं, मान लीजिए कोई एक अप्रोच हमने ली, फिर उस अप्रोच से हम अगले 10 क्वेश्चंस कैसे करेंगे उस थिंकिंग पे बात करते हैं। उसके बाद हम अपने नोट्स पे बात करते हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चंस लेते हैं उसके कंटेंट को देखने से पहले, उस पे कंटेंट पे सीधे डायरेक्ट काम करने से पहले हम अप्रोचेस देखते हैं, फिर उस अप्रोच से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं, फिर उस कंटेंट को देखते हैं और उस कंटेंट में कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। उन पॉइंट्स पे आपको कुछ कंटेंट दे दिया जाता है, लेकिन फिर आपको उस पर रिसर्च करके खुद भी नोट्स इंप्रूव करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये मैं कई बार कह चुका हूँ, यदि हमारी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी नहीं होगी, यदि हमारी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी नहीं होगी तो हमारे नोट्स इंप्रूव नहीं होंगे, नोट्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स की क्वालिटी इंप्रूव होने वाली नहीं है। क्योंकि नोट्स की ही झलक होती है जो हमें हमारे आंसर्स में देखने को मिलती है। नोट्स की ही झलक होती है, नोट्स की ही झलक होती है जो हमें हमारे आंसर्स में देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू डैट कि आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस, अपनी थॉट प्रोसेस पे काम करने की ज़रूरत है, अपने नोट्स पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए ये आंसर राइटिंग क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन आंसर राइटिंग क्लासेस में हम आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए कंटेंट पे तो थोड़ा सा वर्क कर ही रहे हैं साथ में, क्योंकि कंटेंट दे रहे हैं आपको बहुत इनरिच्ड फॉर्म का जो आपको कहीं नहीं मिलता, जल्दी किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स में मिलेगा भी तो आप अगर नहीं पढ़े तो फिर आप यहाँ से पढ़ लीजिए, वरना बुक्स आप जरूर पढ़ें। कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हम आपको दे देते हैं, उस एक्स्ट्रा कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है, तो उस कंटेंट को आप रिवाइज करिए। लेकिन मेन फोकस क्या हो जाता है कि हम एक अप्रोच सीख लेते हैं और नोट मेकिंग हमें पता लग जाता है कि किसी भी कितने भी डायमेंशंस पे हमें नोट्स बनाने, हम हर डायमेंशंस पे बात करने लगते हैं, बहुत डीप में जाते हैं, हर उस क्वेश्चन के हर डायमेंशंस को कवर करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हर डायमेंशन को हमने इस आंसर में कवर किया, लेकिन इसको देखने से पहले हम एक अप्रोच देखेंगे, फिर उसके बाद सीधे कंटेंट पे बात करेंगे, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस क्वेश्चन के सारे डायमेंशंस कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला की संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला की संकल्पना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी इंडियन फिलॉसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग, यानी स्मारकों को उनकी संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? भारतीय दर्शन और परंपरा ने। भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला की संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया। ठीक, इस क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले भारतीय दर्शन और परंपरा की बात कर रहा है। ठीक, भारतीय दर्शन और परंपरा की बात कर रहा है। ठीक है, साथ में स्मारकों की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? कला की बात कर रहा है। ठीक, भारतीय दर्शन और परंपरा ने स्मारकों और उनकी कला को की संकल्पना और उस संकल्पना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? भारतीय दर्शन और परंपरा ने स्मारकों और कला की संकल्पना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन क्लियर हुआ? किसको आकार देने में? स्मारकों और उनकी कला को भूमिका निभाई। इसको संकल्पना और आकार देने में किसने भूमिका निभाई? भारतीय दर्शन ने। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले आप हमें ये बताइए, क्लियर हुआ? यानी भारतीय दर्शन और परंपरा ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है
सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है शेपिंग द मॉन्यूमेंट एंड देयर आर्ट। क्या? शेपिंग द मॉन्यूमेंट एंड देयर आर्ट इन इंडिया, कंसीविंग एंड शेपिंग, उनकी संकल्पना को आकार, उनकी कला और संकल्पना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? भारतीय दर्शन और परंपरा ने। अगर हम स्मारकों की बात कर रहे हैं तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं? सबसे पहले तो कंपोनेंट्स ऑफ ए अप्रोच देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स, ठीक। यानी स्मारकों के सबसे पहले तो हम कंपोनेंट देखें सबसे पहले। अगर हमें स्मारकों के कंपोनेंट्स पता लग गए, अगर हमें स्मारकों के कंपोनेंट्स पता लग गए तो उनकी कला के बारे में पता लग जाएगा, और उनकी संकल्पना को आकार दिया है भारतीय दर्शन ने, तो कैसे दिया इसके बारे में पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सेकेंड रुकना, अगर हम सबसे पहले बात करें तो क्या हम मॉन्यूमेंट्स में स्कल्पचर नहीं आते? मॉन्यूमेंट में स्मारक नहीं आते, स्कल्पचर्स नहीं आते? बताइए, मॉन्यूमेंट में स्कल्पचर्स नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, मॉन्यूमेंट्स में स्कल्पचर्स तो आते ही हैं। मोटिव्स, मोटिव्स भी आते हैं। ये देखिए देखिए, हम इन सारी चीजों पे बहुत डीप में बात करेंगे, ठीक है। मोटिव्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्या वास्तुकला नहीं आती? इस मॉन्यूमेंट्स में वास्तुकला भी तो होती होगी, क्या वास्तुकला नहीं आती? बिल्कुल आती। अच्छा, अगर वास्तुकला आती है तो क्या आर्किटेक्चर नहीं आता? क्या आर्किटेक्चर नहीं आता? क्या वास्तुकला नहीं आती? किसी भी मॉन्यूमेंट्स के ये कंपोनेंट्स हैं। किसी भी मॉन्यूमेंट की अगर बात की जाए, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी स्मारक हैं, वो स्कल्पचर्स हो सकते हैं, वो मोटिव्स हो सकते हैं, वो वास्तुकला से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो सकते हैं। बताइए, ठीक है, समझ आया? अब जरा हम थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा इसको और डीप में बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने के बाद इसको थोड़ा सा और डीप में बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हमसे अगर हमसे किसकी बात की जाए, स्कल्पचर्स की बात की जाए, मॉन्यूमेंट्स में देखो चार पार्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। मॉन्यूमेंट्स में सबसे पहले मैं इधर बनाए दे रहा हूं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स में, स्मारकों में सबसे पहले कि हमने स्कल्पचर की बात करी, स्कल्पचर की बात करी, मोटिव्स की बात करी, उसके बाद हमने वास्तुकला पे बात करी। वास्तुकला यानी कि वास्तुकला, अदर एलिमेंट्स पे बात कर सकते हैं, या आर्किटेक्चर पे बात कर सकते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में बात करी। अच्छा, अब अगर हम स्कल्पचर्स देखें, स्कल्पचर्स जैसे स्मारकों और की संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो भारतीय दर्शन ने स्कल्पचर्स, भारतीय दर्शन और परंपरा ने, यानी इंडियन फिलॉसफी ने, अब देखते हैं हम इंडियन फिलॉसफी ने स्कल्पचर्स को बनाने में क्या योगदान दिया। तो क्या अब हम यहाँ पे धर्म की बात नहीं कर सकते? ये भी तो हमारी फिलॉसफी का एक हिस्सा है, ठीक है। क्या हम मोक्ष की बात नहीं कर सकते? ये भी तो हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है। क्या हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात नहीं कर सकते? ये भी तो हमारी फिलॉसफी का ही पार्ट है। क्या हम जो धम्मा का कॉन्सेप्ट था बुद्ध की शिक्षाओं में, बुद्ध संघ धम्म संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो क्या इस कल्चर्स में धर्म, मोक्ष, बुद्ध की शिक्षाएं और धम्म, ये सारी इंडियन फिलोसफी का ही तो पार्ट है, इंडियन फिलोसफी ही का तो पार्ट है। इन्होंने इस कल्चर्स को बनाने में, इस कल्चर्स की संकल्पना को आकार देने में कैसे भूमिका निभाई? क्या अब हम इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर ले जाएंगे। अच्छा, अगर हम मोटिव्स की बात करें, यानी इनकी रूपांकन की बात करें, तो क्या हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, मोटिव्स की अगर बात करें, क्या हम यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर सकते? आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वहां से एनलाइटमेंट नहीं लिख सकते? अच्छा, यहां से हम अहिंसा के बारे में क्या बात नहीं कर सकते? अहिंसा के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या यहां से हम जातक कथाओं के बारे में बात नहीं कर सकते? यानी बुद्ध की शिक्षा के बारे में बात नहीं की जा सकती?
ये भी तो हमारी इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का एक हिस्सा है। यानी आध्यात्मिक ज्ञान ने, अहिंसा ने, जातक कथाओं ने, बुद्ध की शिक्षाओं ने इन मोटिव्स को बनाने में कैसे संकल्पना देने, संकल्पना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या अब हम इसका उत्तर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो अब आप मुझे ये बताइए, आर्किटेक्चर में क्या हम मंडल की बात नहीं कर सकते? जैसे गोपुरम, टेम्पल टावर की बात नहीं कर सकते? नागरा माउंटेन रेंजेस की बात नहीं कर सकते? अच्छा, आर्किटेक्चर में आपने एक देखा होगा प्रदक्षिणा पथ, क्या हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते? अदर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे उसमें वास्तुकला है, चित्रकला है, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो कर्म के बारे में बात नहीं कर सकते? कर्मा के बारे में बात कर सकते हैं, योग के बारे में बात कर सकते हैं, यंत्र के बारे में बात कर सकते हैं, जियोमेट्रिक डिजाइन्स जो हैं। तो ये भी तो इंडियन फिलॉसफी का ही एक पार्ट है। ये भी तो इंडियन फिलॉसफी का ही पार्ट है। तो क्या ये सब मिलके भारत की स्मारकों और उनकी कला की संकला को संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? अगर निभाई तो हम धर्म में बात कर लें, मोक्ष पे बात कर लें, इस पे कुछ पॉइंट्स लिख के, और उस समय की मॉन्यूमेंट्स से उनको लिंक करते हुए अगर चलें, तो क्या हम अपने आंसर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे? बताइए। तो क्या हम तब अपने आंसर्स को बहुत इजीली तरीके से कन्वर्ट करने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे? आप मुझे ये बताइए। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? अगर हाँ, इस क्वेश्चन का थिंकिंग समझ आ गई। अब ध्यान रखना है आपको, बात किस पे हो रही? भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला को संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसकी? मॉन्यूमेंट्स की। किसकी? मॉन्यूमेंट्स की, स्मारकों की संकल्पना देने में और उनका आकार देने में भारतीय दर्शन और परंपरा ने। क्लियर है? तो अब आप इसको कैसे टैकल करेंगे ये मैं दिखाता हूं इसके कंटेंट से। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, हम सबसे पहले श्रेणी लेंगे। सबसे पहले श्रेणी के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे मूर्तियां हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अब मूर्तियों में आगे हम डीप डीप में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारी एक श्रेणी जैसे रूपांकन हो गई। फिर हमारी एक श्रेणी जैसे आर्किटेक्चर हो गई, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम एक जैसे एलिमेंट्स पे, अदर एलिमेंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम सब में किन के बारे में बात करने वाले हैं? उनके फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे, फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, अगर हम मूर्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम स्कल्पचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाती हुई आधार रहते आगंतुकों को कर्तव्य, वीरता, धार्मिकता के मूल्यों के बारे में शिक्षा देने का काम करती हैं। महाभारत और रामायण जैसे अंकोर वाट की कथात्मक राहतें। ठीक है, अंकोर वार की नरेटिव्स रिलीफ, ये लेकिन अपने इंडियन की नहीं है। इसको हम यहाँ पे कोट ना करके अगर हम मोक्ष के बारे में बात करें, देखिए ध्यान से, अगर हम इसके बारे में बात करें, किससे? मोक्ष के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि धर्म के बारे में अगर हमने बात करी, स्कल्पचर्स में हमने किसके बारे में बात करी? धर्म के बारे में। ठीक है, स्कल्पचर्स को धर्म से रिलेट करने की बात करी, ये भी तो हमारे, क्योंकि ये किसका हिस्सा है? ये हमारे किसका हिस्सा है? ये देखिए, स्कल्पचर्स में मूर्तियों की बात की जा रही है, मूर्तियों में धर्म की बात की जा रही है, और धर्म किसका हिस्सा है? हमारे फिलॉसफी का हिस्सा है। वहां से हम अंगोरवार की बात बता रहे हैं। मोक्ष के लिए होयसाल मंदिर कर्नाटक का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जटिल नक्काशी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की आकांक्षा को दर्शाती है। यानी कि ये जो टेम्पल है, ये जो टेम्पल है, देखो ये क्या बता रहा है? पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की बात करता है। तो यानी ये मोक्ष की बात कर रहा है, यानी ये मंदिर मोक्ष की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन फिलॉसफी का एक हिस्सा हुआ। अगर इंडियन फिलॉसफी का हिस्सा हुआ, तो इसने कहीं ना कहीं उस समय की स्कल्पचर्स को आकार देने में, उस समय की उसकी संकल्पना को आकार देने में, इस मोक्ष ने
इस मोक्ष की प्रवृत्ति ने, यानी धर्म की प्रवृत्ति ने देखो इस तरीके की बनाई। तो ये जो मोक्ष का कॉन्सेप्ट था उसने इस मंदिर को बनाने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी कि नहीं? तभी तो ये, क्योंकि ये उस समय की नक्काशी जो है, क्या दिखा रही है कि पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और आध्यात्मिक मुक्ति की आकांक्षा, ये मूर्तियां तभी तो दिखा रही क्योंकि उस समय ऐसा सोशल में रहा होगा समाज, तभी तो ये दिखा रही हैं। बुद्ध की शिक्षाएं, जैसे छत्री, बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है, ये तीन रत्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं। तो बुद्ध की टीचिंग्स भी तो हो गई, जैसे धम्म की अवधारणा, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तंभ, जटिल नक्काशी और शिलालेखों से सुसज्जित बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण कराते हैं और बौद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। तो ये जो धम्म की अवधारणा थी, ये हमें कहाँ से मिली? बुद्धा की टीचिंग से मिली। तो ये बुद्धा की टीचिंग हमारी फिलॉसफी का ही तो पार्ट है, और इस बुद्धा की टीचिंग ने ही तो उस समय के मॉन्यूमेंट्स को एक नया शेप देने में हेल्प किया। देखो धम्म की अवधारणा सामने आई, स्तंभ और जटिल नक्काशी, शिलालेख, इनमें क्या दिखाया गया? इनमें बौद्ध की शिक्षाएं दिखाई जाने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बौद्ध की शिक्षाएं दिखाई जाने लगी। तो ये एक स्मारकों की परिकल्पना और आकार देने में ही तो भूमिका निभाई है उनको। अगर हम मोटिव्स की बात करें, जैसे पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक, जैसे उदाहरण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का, इसने कल्चर पे बात कर रहे हैं, तो कमल का रूपांकन पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है जो संरचना को सजाता है, और देवता पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। ठीक है, समझ आया क्या? कमल का रूपांकन क्या हो रहा है? कमल का रूपांकन, क्योंकि पवित्रता का प्रतीक है तो कमल का रूपांकन किया गया अक्षरधाम मंदिर में। ठीक है, अक्षरधाम मंदिर में कमल का रूपांकन किया गया। लेकिन कमल का रूपांकन अगर किया गया तो कमल का रूपांकन तभी तो किया गया जब पवित्रता का प्रतीक दिखाया गया। तो पवित्रता यानी हमारी जो फिलॉसफी है उसको दिखाने के लिए इस मंदिर का वो मॉन्यूमेंट में देखो संकल्पना में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसानी से इसको हमने बता दिया। अगर अहिंसा के बारे में बात की जा रही है तो पालीताना गुजरात में जैन मंदिर जो शांति की बात करता है, सद्भाव की बात करता है और अहिंसा की बात करता है, ये हमारी फिलॉसफी पे बात कर रहे हैं। अगर हम जातक कथाओं की बात करें तो बौद्ध की नैतिक कथाएं, जैसे बौद्ध नैतिकता की कहानियां, जैसे अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र और मूर्तियां। क्लियर है? किन की बात करती हैं? नैतिकता को प्रोत्साहित करती हैं, नैतिक कारनामों का वर्णन करती हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? क्योंकि अब तेजी से बढ़ रहे नैतिक कारनामों की बात करते हैं, नैतिकता के बारे में बात करती हैं। कौन? अजंता की गुफाएं और भित्ति चित्रियां। जैसे अहिंसा का प्रतीक की बात की जा रही थी तो शांति की बात करें, अहिंसा की बात करें, सद्भाव का प्रतीक है। कौन सा? पालीताना गुजरात में जैन मंदिर। पालीताना गुजरात में जैन मंदिर, यानी इस पालीताना के गुजरात के जैन मंदिर ने, गुजरात में जो जैन मंदिर है पालीताना का, ये अहिंसा का प्रतीक है। तो ये अहिंसा का प्रतीक है, कहीं ना कहीं ये उस समय की हमारी फिलॉसफी ने, उस समय की जो हमारी अहिंसा की फिलॉसफी थी, ये जो हमारी अहिंसा की फिलॉसफी थी, ये इस अहिंसा की फिलॉसफी ने इस मंदिर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि उस मंदिर में क्या दिखाया गया? शांति का, सद्भाव का, अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने की बात की गई। अच्छा, वास्तुकला में मंडला यानी ब्रह्मांडी आरेख की बात की जाए तो राजरानी मंदिर उड़ीसा का जिक्र आता है। राजरानी मंदिर उड़ीसा का जिक्र आता है। इसमें आध्यात्मिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। आंतरिक गर्भगृह आध्यात्मिक केंद्र के रूप में है। इस मंदिर में जो आंतरिक गर्भगृह है वो आध्यात्मिक केंद्र के रूप में है, यानी उसको आध्यात्मिक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है। क्लियर है? यहां तक ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये जो गोपुरम मंदिर है, इस मंदिर की मीनारें, उदाहरण जैसे मीनाक्षी मंदिर, देवताओं और पौराणिक आकृति में सुसज्जित विशाल गोपुरम स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक है। गोपुरम क्या है? स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक है। गोपुरम मंदिर की मीनारें जो हैं, जो मंदिर की मीनारें हैं, वो स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक है। तो मीनार क्यों बनाई जाने लगी? क्योंकि स्वर्ग का प्रतीक था, स्वर्ग में जाने का प्रतीक था। तो मंदिरों में तो आपको क्या दिखने लगा? मीनार दिखने लगी। मंदिर में क्या दिखने लगी? मंदिर में मीनारें दिखने लगी। और अगर मंदिर में मीनारें दिखने लगी तो ये कहीं ना कहीं इंडियन फिलोसफी का पार्ट है, जिन्होंने इस मॉन्यूमेंट्स को बनाने में एक नई भूमिका निभाई। क्यों? मंदिर को, उसको नया शेप देने में नई भूमिका निभाई।
यानी क्या हमने धर्म पे बात करी, मोक्ष पे बात करी, बुद्ध की शिक्षाओं, धर्म, अध्यात्म, अहिंसा, जातक कथाएं, बुद्ध की शिक्षाएं, मंडल्स की बात करी, गोपुरम की बात कर रहे हैं। अच्छा, पर्वत श्रृंखला शिखर की अगर बात करें, जैसे देवता को एकांत में रखने के लिए डिजाइन किया गया है पहले तो, ठीक है। एक ऊंचे एकांत में रहने वाले, ये दिव्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दिव्य का प्रतीक है। तो क्या आप इस कंटेंट को अपने नोट्स में ऐड नहीं कर सकते? इस कंटेंट को आप अपने नोट्स में बहुत आसानी से ऐड करिए, उसके बारे में रिवाइज करिए, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिले तो ऐड करते चलिए। जैसे पूर्वमुखी गर्भगृह में सूर्य का प्रकाश, पूर्वमुखी गर्भगृह में सूर्य का प्रकाश, मंदिरों के मुख पूर्व की ओर होता है ताकि सुबह के सूरज की पहली किरणें गर्भगृह में प्रवेश कर सकें, जो आध्यात्मिक रोशनी का प्रतीक है। यह लाइन समझ आई, जो आध्यात्मिक रोशनी का प्रतीक है। तभी आप देखते होंगे जो मंदिरों का अधिकतर मुख होता है वो पूर्व की तरफ होता है, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सुबह सुबह मंदिर के अंदर जा सकें, गर्भगृह में प्रवेश कर सकें। तो ये मंदिर का गर्भगृह आध्यात्मिक रोशनी का प्रतीक है। तो ये आध्यात्मिक रोशनी, क्या ये जो हमारी फिलॉसफी है, ये कहीं ना कहीं हमारे मंदिर को शेप देने में भूमिका निभा रही, क्योंकि मंदिर का मुंह पूर्व की तरफ रखना है, तो ये एक शेप ही तो हुआ, ये एक संकल्पना ही तो है। मंदिर की तरफ, मंदिर का मुंह किस तरफ रखना है? पूर्व की तरफ। ये एक संकल्पना ही तो है। ये हमारी एक संकल्पना है जिसको इसने आकार दिया। क्लियर है? क्या ये हमें यहाँ तक समझ आ चुका है? यदि हाँ, ये हमें समझ आ चुका है तो हम जरा अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे प्रदक्षिणा पथ की बात करें, परिदक्षिणा पथ भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए परिक्रमा करने की अनुमति देता है, जो ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होता है। यानी जो प्रदक्षिणा पथ की बात की गई, जो प्रदक्षिणा बात की गई है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं वो जो पथ बनाया गया, जो भी प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है, जिसके चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, जिसकी चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं, ये एनर्जी से रिलेटेड बात करता है, कि एनर्जी को अवशोषित करने की बात करता है। तो ये भी हमारी इंडियन फिलॉसफी का ही पार्ट हुआ। इसका पार्ट हुआ। अच्छा, अगर तत्वों में बात करें, कर्म की बात करें, जीवन का चक्र जीवन और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है, जो व्यक्ति के कार्यों द्वारा शासित होता है, जो कर्म के सार को समाहित करता है। जैसे तिब्बती बौद्ध संगा में भाव चक्र। वैसे योग की बात की गई, ध्यान की बात की गई। जैसे योग के लिए नरसिंह मंदिर कर्नाटक में योग की बात करता है। तो ये मंदिर जो है, ये सबसे पहले पहले तो किसकी बात कर रहा है? योग की बात कर रहा है। अच्छा, योग की बात कर रहा है तो ये हमारी फिलॉसफी का पार्ट है, ठीक है, फिलॉसफी का पार्ट है। यानी योग में जो बताया गया उस मंदिर में, अगर योग में जो बताया जाता है, क्या उस मंदिर के स्कल्पचर्स में अगर उस तरीके की चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, योग में जो बताया जाता है वो मंदिर के स्कल्पचर्स में अगर हमको उस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो हम बहुत इजिली कह सकते हैं, क्या योग में जो बताया जाता है, अगर हमारे मंदिर के स्कल्पचर्स में हमको इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, तो हम बहुत इजीली ये बता सकते हैं कि हाँ, इस टेम्पल, इस फिलॉसफी ने, योग की फिलॉसफी ने हमारे टेम्पल्स की संकल्पना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा, यंत्र की अगर बात करें तो जैसे श्रृंगेरी शारदा पीठ में श्री चक्र, इसकी बात करते हैं, श्री चक्र की बात करें, ये एक जटिल ज्यामितीय डिजाइन है जो ब्रह्मांड की दिव्य अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो श्री चक्र है, ये किसका प्रतीक है? दिव्य अभिव्यक्ति का प्रतीक है ब्रह्मांड की। तो अगर ये सी चक्र दिव्य अभिव्यक्ति का प्रतीक है, तो श्रृंगेरी शारदा पीठम में जो सी चक्र है, जिस मन टेम्पल्स डिजाइन की बात की जा रही है, इसने भी तो बहुत भूमिका निभाई किसको? हमारे मॉन्यूमेंट्स को नए आकार देने में, हमारे मॉन्यूमेंट्स को नया संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो क्या अब हम इस क्वेश्चन को टैकल करने की स्थिति में है? क्या हम इस कंटेंट से समझ पा रहे हैं कि हाँ, हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे? अगर हाँ, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी टाइम है। मैं कुछ चीजें आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मैंने बात किन टॉपिक्स से स्टार्ट करी थी, आप मुझे ये बताएं। मैंने बोला, ध्यान से, अब सिर्फ सुनना है आपको, ध्यान से सुनते हुए चलना। मैंने बोला भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों और उनकी कला को संकल्पना और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगर ये हमारा क्वेश्चन है
बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरा बोल, बहुत ध्यान से मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको सुनना है। भारतीय दर्शन और परंपरा ने, ध्यान से किसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन और परंपरा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय दर्शन और परंपरा की बात कर रहे हैं। इसने क्या किया, भारतीय दर्शन में सबसे पहले कौन कौन सी चीजें हैं, धर्म, मोक्ष, बुद्ध की शिक्षाएं, धम्म जैसी शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान, अहिंसा, जातक कथाएं, शिक्षा, मंडल, गोपुरम, नागर, प्रदक्षिणा पथ, कर्म, योग, ज्ञान, ये हमारे भारतीय फिलॉसफी का हिस्सा है, ठीक। इन्होंने, इन सब ने मिलके भारत की जो स्मारकें हैं, मंदिर हैं, जो टेम्पल, स्कल्पचर्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, मोटिव्स हैं, वास्तुकला जो भी है, उनकी संकल्पना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक। उनकी संकल्पना कैसे चेंज कर दी, यानी अगर हमको, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर हमको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पे काम करते हैं थोड़ा सा, तो शायद ज्यादा आसानी से समझ। अगर हमको, अगर हमको कुछ इस तरीके का मंदिर देखने को मिलता है जिसमें कमल का रूपांकन किया गया है, अगर हमको कुछ इस तरीके का मंदिर देखने को मिलता है जिसमें कमल का रूपांकन किया गया है, तो ऐसा मंदिर हमको क्यों देखने को मिला, क्योंकि हमारी ये हमारे दर्शन में पवित्रता और आध्यात्मिकता की बात की गई है, तो कमल हमारे पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, तो हमें ये मंदिर में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता और आध्यात्मिकता के दर्शन ने, पवित्रता और आध्यात्मिकता के दर्शन ने इस मंदिर में जो चेंजेस किया, इसके स्कल्पचर में जो चेंज किया, यानी कमल का जो मोटिव्स ऐड कर दिया, कमल का जो रूपांकन चित्रण किया, उसका जो अंकन किया, कमल का रूपांकन जो कर दिया, ये कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व ही तो है, ये कहीं ना कहीं क्या किया उसने, महत्वपूर्ण भूमिका ही तो निभाई है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मंदिर में मीनारें देखने को मिलती हैं हमको, जैसे राज, यहाँ पे एक सेकंड में थोड़ा सा इरेज करूँ तो शायद क्लियर। मंदिर में अगर जैसे राजरानी मंदिर से मंदिर में मीनारों की बात की गई है, तो मीनारें किसका प्रतीक है, स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक है, ठीक। किसका प्रतीक है, स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक, यानी ये मीनारें अगर स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक हैं, तो ये मीनारें मंदिर में इसीलिए तो बनाई गई कि ये स्वर्ग का चढ़ने का प्रतीक दिखा रही हैं। तो ये जो जैसे मीनाक्षी मंदिर में बहुत सी मीनारें हैं मदुरई में, तो उसमें ये जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये जो मीनारें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वर्ग में चढ़ने का प्रतीक है। तो इन मीनारों को बनाना, यानी उनको शेप देना, उनकी संकल्पना को मजबूती प्रदान करना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी फिलॉसफी ने। बताइए, जैसे एक फिलॉसफी है कि मंदिर का मुख सूर्य की तरफ होना चाहिए, मतलब पूर्व की तरफ होना चाहिए, तो क्यों, क्योंकि ये हमारी फिलॉसफी तो थी कि आध्यात्मिक रोशनी का प्रतीक है। जब सुबह की सूरज की रोशनी गर्भगृह में प्रवेश कर सके, क्योंकि ये रोशनी क्या है, आध्यात्मिक रोशनी का प्रतीक है, ये हमारी फिलॉसफी है। तो इस फिलॉसफी ने मंदिर में क्या चेंज कर दिया कि सारे मंदिर पूर्व की तरफ मुंह करके बनने लगे ज्यादातर, है कि नहीं। यानी कि अगर कर्म की बात कर रहे थे, हम कर्म की बात कर रहे थे, तो तिब्बती में बौद्ध संगम में जो भाव चक्र है वो भी तो कर्म की बात करता है, वो भी कर्म की बात करता है। योग की अगर बात करने लगे तो योग के लिए नरसिंह मंदिर जो कर्नाटक में, वो योग की बात करने लगा। अगर यंत्रों की बात की जाए तो श्री चक्र की बात आ गई, यंत्रों की बात की गई तो श्री चक्र की बात आ गई, योग की बात की गई तो नरसिंह मंदिर आ गया, कर्म की बात की गई तो तिब्बत में बौद्ध संगम में भाव चक्र की बात आ गई, प्रदक्षिणापथ की बात की गई तो बुद्ध के मंदिर में जो बने हैं पूर्व मुख की बात की गई, तो जैसे हर मंदिर सूर्य की रोशनी की बात कर दी गई, नागारा पर्वत की बात की गई, फिर उसके बाद गोपुरम की बात की गई, यानी मीनारों की बात की गई, तो वो मीनाक्षी मंदिर से लिंक हो गया। वास्तुकला में राजरानी मंदिर, उड़ीसा के मंदिर की बात की गई कि गर्भगृह क्यों बनाया जाने लगा, गर्भगृह में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उसको माना जाने लगा। जातक कथाओं में बुद्ध की नैतिकता की बात आ गई, अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र की बात आ गई, अहिंसा की बात आई तो गुजरात में जैन मंदिर की बात आ गई। धम्म की अवधारणा भी देखी हमने बुद्ध की शिक्षाओं में। मोक्ष की बात आई तो होयसाल मंदिर कर्नाटक से उसको लिंक कर दिया, कहाँ से, होयसाल कर्नाटक से उसको हमने लिंक करके देखा। तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हैं इस तरीके के, कुछ इजिली क्वेश्चंस टैकल करने वाले हैं, जिनको टैकल करने के लिए हमारे पास कंटेंट बहुत डीप में होना चाहिए, हमें एंशिएंट इंडिया बहुत डीप में पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी हम कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल करने की स्थिति में होंगे, अदरवाइज हम टैकल ही नहीं कर पाएंगे किन्हीं भी क्वेश्चंस को। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, भक्ति साहित्य की प्रकृति और भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करें।
पहले तो हमें भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करना है, फिर भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का मूल्यांकन करना है। इस क्वेश्चन का नेचर देखा कितना डाइवर्स है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या हम ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ गए, तभी हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम खैर कल की क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक ये देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप घर से एक बार करने का प्रयास करना, इसके कंटेंट को निकालने का प्रयास करना, फिर हम इसके उस पर बात करेंगे। तो क्या आपको ये अप्रोच समझ आई? यदि आपको ये अप्रोच समझ आई तो आपको करना क्या है कि कंटेंट पे वर्क करने के लिए जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए, जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हैं आंसर्स के फॉर्म में, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए, इन पॉइंट्स को सबसे पहले आप अपने नोट्स में ऐड करें। इन नोट्स को ऐड करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट आपको मिलता है अगर कहीं से, जहाँ से आपने पढ़ा है, तो आप उसको ऐड करेंगे। पॉइंट्स, कंटेंट, नोट्स, अप्रोच, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे, फिर जाके आप आंसर्स राइटिंग करें अपने मन से। हमने यहाँ पे आपके लिए नोट्स, अप्रोच और कंटेंट, तीन चीजों में हेल्प कर दी, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट, क्या वो ये, इंडियन फिलॉसफी पे आपके नोट्स तैयार है या नहीं? अगर नहीं तो इस थिंकिंग प्रोसेस पे, इस थॉट प्रोसेस पे आपके नोट्स बन जाने चाहिए। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अगर हमारे नोट्स सही प्रोसेस में नहीं बनेंगे, अगर हमारे नोट्स सही प्रोसेस में नहीं बनेंगे तो ये कमी परमानेंट बनी रहने वाली है, क्योंकि हमारे नोट्स ही हैं जो हमारे आंसर्स को दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कल्पचर्स पे बात करिए, मोटिव्स पे बात करिए, आर्किटेक्चर पे बात करिए, अदर फैक्टर्स पे बात करिए तो जैसे वास्तुकला में, जैसे उसके बाद कर्म पे, योग पे, तंत्र, यंत्र पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडियन फिलॉसफी के हैं, और इन फैक्टर्स ने कैसे मंदिर को शेप दे दिया। जैसे एक अभी मैं बोलूंगा तो आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जैसे एक पॉइंट हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि मंदिर के जो मुख हैं जो पूर्व की तरफ क्यों रखे जाते हैं, कि बोलते हैं सुबह की रोशनी आध्यात्मिक रोशनी है जो गर्भगृह में जानी चाहिए, आध्यात्मिक रोशनी का प्रतीक है। ये हमारी फिलॉसफी है, ये हमारी फिलॉसफी है कि सुबह की रोशनी आध्यात्मिक रोशनी का प्रतीक है, मंदिर के गर्भगृह तक जानी चाहिए। तो ये हमारी फिलॉसफी है। तो इस फिलॉसफी ने मंदिर के शेप को चेंज कर दिया, मंदिर के शेप को, यानी इसका मुख किस तरह कर दिया, पूर्व की तरफ कर दिया, यानी उनकी संकल्पना को आकार देने में मदद कर दी, महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी, उनकी स्मारकों को चेंज कर दिया। मीनार स्वर्ग चढ़ने का प्रतीक है, तो मीनाक्षी मंदिर में कितने सारे मीनार हमको देखने को मिले, है या नहीं? तो ये वहीं से रिलेट करके क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो वहां से बहुत इजीली रिलेट करना चाहिए, और रिलेट करके ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।